अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यकीनन हम वही बात करने जा रहे हैं जो हर शख्स बात कर रहा है, हर पाकिस्तानी बात कर रहा है, हर वो शख्स के जो परेशान है और उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। क्या पहले परेशानियां कम थी जो अब मजीद परेशानियां बढ़ा दी गई। परेशानियों में यह भी शामिल है कि जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में चीज़ों को मैनेज किया गया, कहते हैं जी हमने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। बिल्कुल मान लिया जी आपने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। उसके बाद आप बताइए कि दीगर आपने जो मामला थे उनका क्या किया। डेंगू की वबा जो है वो फैली हुई है और आपने स्प्रे नहीं किया। अब आप बात करते फिरते हैं जी लार्वा यहां मिल रहा है वहां मिल रहा है, और पहले जो है वो सिर्फ धुआं मार एक स्कीम थी और वो धुआं मार पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट लेके चल रही थी। वो जैसी पॉलिसी भी थी सन 2011 में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पहली मरतबा ये आउटब्रेक हुई डेंगू की, तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने, हम यहां पर तारीफें करने के लिए नहीं बैठे हुए पिछले दौरे हुकूमत की, हम सिर्फ निशानदेही करने के लिए बैठे हुए कि उस दौरे हुकूमत में जो 2011 में मसला आया था उसको फौरी तौर पर काउंटर किया गया और उसके बाद सन 2012 ऑनवर्ड ये मसला दोबारा नहीं हुआ। मसाइल में हमने स्मॉग का मसला देखा है, स्मॉग का मसला बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। आप कह रहे हैं जी क्लाइमेट चेंज और आप कह रहे हैं दरख्त लगाएं, बहुत अच्छी बात है, शजरकारी मुहिम हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बिलियन ट्री सुनामी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बताएं आपने स्मॉग के लिए किया क्या। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो, लेकिन उनके लेफ्ट और राइट फ्लैंक्स पे जो लोग मौजूद हैं उनके साथ, वो मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है, उनकी बदनीयती है, वो काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके पास इक़्तिदार हो, वो इक़्तिदार के मजे लूटें और शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और अपनी सिर्फ सोचें, यानी कि खुदगर्जी से लेके काम को चले, मामलात को लेके चलें। वो आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ शामिल हो जाएंगे। अब जो कीमतों में इजाफा हुआ उसमें कल की हमारी प्रोग्राम की डिस्कशन यही थी कि ₹1.39 बिजली महंगी कर दी गई। उस बिजली महंगी होने के बाद हम यही बात कर रहे थे कि जी फ्यूल पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹10 महंगा होगा। वो ₹10 महंगा नहीं हुआ, ₹10.49 महंगा कर दिया गया है। अब एक आम आदमी उसको जाकर कैसे अफोर्ड करेगा जिसकी कुव्वत खरीद नहीं है, वो किस तरीके से चीजों को मैनेज करेगा। अगर आप कहते हैं जी मोटरसाइकिल छोड़ दें, गाड़ी छोड़ दें, आप आके साइकिल चलाना शुरू कर दें, तो ठीक है वो साइकिल तो चलाएगा, लेकिन घर को चलाने के लिए, घर का चूल्हा जलाने के लिए उसके पास घर में कमोडिटीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो कहां से पैसे खरीदेगा, कहां से वो चीजें खरीदेगा, कैसे घर का वो किराया भरेगा। आप तो यही चाहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे और जो आप कह रहे थे हमने उनके लिए लंगर खाने खोले हैं, वहां पर वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं रह रहे थे वो भी जाके बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएं और वो भी जाके वहीं पे लंगर खानों से गुजारा करना शुरू कर दें। शायद आपकी यही ख्वाहिश है। आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा मुवाजना भी करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पेट्रोल की प्राइसेस कितनी मरतबा बढ़ी और मौजूदा दौर हुकूमत में कितनी बढ़ी। ये मुवाजना और मेहमानों से हमारी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पीएमएल से दानियाल चौधरी साहब ने। दानियाल साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया नदीम असगर कायरा साहब ने। कायरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आफ्ताब साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं ये पूछना चाह रहा था ताकि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्योंकि मसला आपका है और आपकी हुकूमत का है और आपके हुकूमती फैसलों का है। जी आफ्ताब साहब। जी जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। माशाल्लाह, ये मेरे लिए बड़ी खुशी का लम्हा है कि मैं आपसे बात करने का आगाज करने जा रहा हूं। मतलब मौका मुझे मिल रहा है, वरना आई वाज थिंकिंग कि शायद राब्ता ना हो सका तो फिर सवाल कहीं और पूछना पड़ेगा। आप डेफिनेटली मेरे पहले सवाल के जवाब में ये कहेंगे जी पहले हुकूमतों ने ये किया और हमने जो किया हमने सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन सर आपके लिए अर्ज है कि जून 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत दोबारा से कायम हुई विफाक में, तो पेट्रोल की कीमत थी ₹99। 2013 से 2018 तक 70 बार कीमतों में रद्दोबदल हुआ, यानी कि 5 साल में 70 बार कीमतों में रद्दोबदल हुआ। अक्टूबर 2013 में ₹113 तक कीमत जा पहुंची। नवंबर 2014 में कीमत ₹100 से नीचे आई और ₹94 मुकर्रर हुई। 2015 में कीमतों की जो एवरेज थी वो नीचे आना शुरू हो गई, जो पहले 78 और फिर ₹70 तक गई। और 2016 में पेट्रोल की जो एवरेज कीमत थी वो ₹64 फी लीटर थी। अब आपकी गवर्नमेंट की बात करते हैं कि 2018 में जब आपने हुकूमत संभाली तो ₹95 पेट्रोल की कीमत थी। 3 साल में 55 बार, यानी कि अभी 3 साल ही हुए हैं और 3 साल में 55 बार कीमतों में रद्दबदल हुआ है। मई 2019 में पेट्रोल ने दोबारा इजाफा हुआ और सेंचुरी हो गई और एवरेज कीमत जो है आपके दौरे हुकूमत में ₹112 तक रही है और जुलाई में, और अब जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ₹137 पर पहुंच चुकी है। आप अपने मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ तकारीब में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं महंगाई है, हमें इस बात का एहसास है। तो सर इसको एहसास तो नहीं कहते? बहुत शुक्रिया अली कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और दनियाल को मेरा सलाम
और नदीम को मेरा बहुत बहुत सलाम। समझे ना, बात ये है अली भाई कि आपने जिस एयर्स का मुवाजना हमारे साथ किया, तो अगर उस एयर्स में दुनिया के अंदर इस किस्म की कोई वबा आई होती, दुनिया के अंदर जैसे हालात हमें भी मिले होते, और फिर हम इतने पुरसुकून हालात के अंदर आपके साथ इस तरह का आप कहते हैं कि जी हमारे साथ रवैया है कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं और ये हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल आपके सामने होती, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ था। हमारी जवाब जितने मर्जी हम जवाब देते उसका कोई भी, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है बहुत सख्त किस्म की। सर इंग्लैंड के अंदर हमें क्योंकि हमें मेरी बाकी फैमिली दुनिया से वहाँ सर कोई रहती है, गर्ज नहीं है वो सर, बता हमें रहे उनसे हैं कोई गर्ज नहीं है सर। हमारे यहाँ सर एक दुनिया आम के साथ एम ही चलना पाकिस्तानी होता है को अली भाई, आपके दुनिया के वोटर को साथ ही दुनिया चलना से होता गर्ज है। नहीं है आपके सर, पास वो पेट्रोल दुनिया के के उन जखायर ममालिक को शायद नहीं है। जानता भी नहीं है, वहां पे कभी जा भी नहीं अली सकेगा। भाई आप ये अजीब बात कर रहे हैं कि आप जब दूसरों के जब वक्त होता है वो जब एक ही बात करते हैं तो आप कहते हो आपने अजीब बात की। आप तो मुझसे मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि आप ये बात कहेंगे कि दुनिया से हमारा क्या लेना देना है, और दुनिया से तो हमारा लेना देना है। अगर पेट्रोल भी लेते हैं तो हम दुनिया से लेते हैं, गैस भी लेते हैं हम दुनिया से लेते हैं, हम हर चीज दुनिया से ले रहे हैं। हमें इस हाल में पहुंचे हैं कि अब हर चीज दुनिया में। अली भाई आप जैसा समझदार एंकर सर मैं सहाफी अगर ये गुजारिश फिर बात कर करें लेता तो हूं अजीब सर, मैं बात आपको लगती है। जवाब पेश कर देता हूं, मैं आपको वजह बता देता हूं कि मैंने क्यों ऐसा कहा है। सर मैंने इसलिए कहा है कि अगर हम उन कंपैरिजंस में अभी चले गए तो दुनिया में तो और भी अपनी पब्लिक के लिए अपनी आवाम के लिए बड़ा बड़ा कुछ किया जा रहा होता है। अगर आपने फिर कंपैरिजंस करने हैं तो फिर उन कंपैरिजंस में आप दुनिया का सर मुकाबला हम नहीं भी कर कर रहे हैं सकेंगे अली सर। भाई, हम भी कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, हम एहसास प्रोग्राम के जरिए पूरे केपीके को हमने हेल्थ कार्ड दिया है, इंशाल्लाह मार्च तक पूरे पंजाब को देंगे। हमने नौजवान प्रोग्राम के लिए 1 से लेकर 5 लाख के तक के कर्जों की बात की है ताकि नौजवान अपने कारोबार पांव पे खड़े हो सके, अपना कारोबार कर सकें। हमने कहा है कि जी 20 लाख तक की अगर आपके पास जमीन है तो हम कर्ज देंगे आपको बगैर सूद के। अगर नहीं है तो 27 लाख रुपए तक आपको बगैर सूद के कर्ज देंगे। ये सारी चीजें अभी हम सब्सिडीज कार्ड लेकर आ रहे हैं अब जिसके अंदर यूटिलिटी स्टोर के अलावा दूसरे स्टोर्स भी शामिल होंगे जिनके अंदर लोग वो कार्ड लेकर जाएंगे तो उन्हें चीजों के ऊपर सब्सिडीज मिलेगी। ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जिसके सामने हम भी बेबस हैं। लेकिन अभी आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि जी इर्द गिर्द, देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल आपकी बात की तायद करता हूँ कि हुकूमतें चलाती है, हुकूमत की वो डिप्लोमेटिक लोग जो मुंतखब होकर आते हैं और उनके साथ उनके जो वुजरा होते हैं और उनके मावनीन होते हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आप आज आज पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री को ले लें, उसके अंदर जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जो उसके अंदर जो चपरासी है, जब उनसे आप पूछेंगे तो वो कहते हैं जी हमारे 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या वजह है कि वो क्यों नहीं बाहर निकल के कहते कि जी हम इनको ये कहते हैं ये करें, ये हमारी बात नहीं मानते जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। सारी वर्किंग वही करते हैं, सारे सारे सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेट्स वही वर्किंग करके ऊपर देते हैं और वो जो पेश करते हैं नक्शा, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क करप्शन का शिकार हो गया, मुल्क जो है उसमें बुरान आ जाएगा, पेट्रोलियम बुरान आ जाएगा, बिजली का बुरान आ जाएगा। तो आप अच्छा कभी उन चलें सर, ब्यूरोक्रेट्स को लेट्स भी पुट ले इट लें, दिस वे। आज के ब्यूरोक्रेट्स को सर भी और आप मेरे माजी के लिए, सर मैं सिर्फ दो ब्यूरोक्रेट्स को उठा बातें के आप प्रोग्राम इंतहाई करें। एहतराम के साथ दो बातें कहूंगा। नंबर एक तो ये कि सर एक वजह ये भी नजर आती है कि आप की गवर्नमेंट में ना पैराट्रूपर्स बहुत हैं, और पैराट्रूपर्स को जो है वो सर पे बिठाया जाता है। जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जो वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक अच्छी नीयत के साथ चलते रहे हैं और अभी भी हैं, सही वर्कर्स हैं, या जिस तरह आप हैं, आप सही को सही और गलत को गलत भी कहते हैं, आपको मौका नहीं देंगे, आपको मिनिस्ट्री नहीं देंगे, आपको कोई ओहदा नहीं देंगे, आपको कोई स्पेशल असिस्टेंट नहीं बनाएंगे, पैराट्रूपर्स को फौरन बना देंगे। एक तो ये पैराट्रूपर्स जो हैं ये आते हैं, अपना काम तमाम करते हैं, अपना इक्तदार अपने मजे लूटते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो वो कैसे सही डिसीजन मेकिंग करेंगे? और दूसरा सर, एक बिजनेस मॉडल, बिजनेस मैनेजमेंट होती है कि जब आपको नजर आ रहा है कि अभी कीमतें सस्ती हैं, अभी प्राइसेस कम है, आगे जाके मजीद महंगी हो जाएंगी, तो जिस तरह कारोबारी दुनिया में होता है कि कहते हैं भाई माल अभी सस्ता मिल रहा है उठा लो, तो आपने वो भी नहीं किया कि आप पहले फोर्सी करते हुए उन चीजों को मैनेज करते हैं। और जिन लोगों का आप कह रहे हैं सर, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा, आपके मिनिस्टर से पूछा जाएगा, नीचे तो वो मुलाजमत पेशा लोग हैं, अपनी नौकरी करेंगे और चले जाएंगे। नहीं नहीं अली भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसी से पहले पार्ट से बिल्कुल आपकी बात से तायद करता हूँ कि हमें ये चाहिए कि जी हम अपने मुंतखब लोगों पर एतमाद करें। और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी की है। मैं कोई बात ऐसी जो है मैं कोई, आपको पता है मेरे अंदाज का और मेरे स्टाइल का कि, और जो मैं सोचता हूँ वही कहता हूँ और जो मैं समझता हूँ ये बेहतर है तो वही बात करूंगा। मैंने पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि जी आप अपने मुंतखब लोगों पर एतमाद करें, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन ये कि
ये फैसला फिर बहरहाल हाई मैनेजमेंट का होता है, फैसला बहरहाल इक़्तिदार में जो सबसे ओहदे हो एग्जीक्यूटिव्स का होता है, उनका होता है। लेकिन जहां तक आपने दूसरे पार्ट की बात की है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी, ये उनका भी मुल्क है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सही एडवाइस करें। हम बैठते हैं, जब हम उनके साथ स्टैंडिंग कमेटीज में बैठते हैं, हम उनसे जब सवाल करते हैं, तो वो हमें भी वो जवाब नहीं देते जो उनको देना चाहिए, जो शायद आपको वो ड्राइंग रूम में तो देते हो, आपको बताते हो कि जी ये वजह है, ये वजह, ये पैराशूटर वजह है, अपनी वजह नहीं बताते। मैं आपको आज दिल की ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चैनल पे देख रहा था कि एक साबिक जो है, वो जो है एमडी साहब जो है बड़ी तनकीद कर रहे थे। लेकिन जब उनसे मेरा अगर मैं होता हूँ तो मैं पूछता कि भाई आप साबिक हो गए तो तनकीद कर रहे हो, जब आप मौजूद होते हो तो उस वक्त क्यों नहीं कहते? उस वक्त भी तो कहो ना कि जी गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, ताकि आवाम को सही पिक्चर सामने आए कि किसकी कोताही है, किसकी खामी है। सवाए गालियां खाने के लिए बैरोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स रह गए, सवाए पार्लियामेंटेरियन रह गए, सियासी लोग रह गए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, वो हर दौर में वही गाली खाएगा क्या? जो 30-30 साल एजेंसी करता है, जो 30-30 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी, ब्यूरोक्रेसी की हुक्मरानी है, वो जवाब दे नहीं है। ना आपके सामने जवाब दें, ना वो हमारे सामने जवाब दें। ठीक ठीक, कोताही किसकी है? दानियाल साहब आपकी तरफ आते हैं, किसकी कोताही है कि हम आज इस पोजीशन पर हैं? आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गई हैं, मान लिया, लेकिन सिर्फ कीमतों का ऊपर जाना ही मसला नहीं है, मसले और भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरे जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं सारे बड़े ऑनरेबल हैं, और शायद मेरी टोन और टेनर डिफरेंट होता, कोई और मेरे साथ होस्ट बैठा होता प्रोग्राम में। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूं कि देखें, आप बात करते हैं किसकी गलती है या किसी कोताही है। देखिए, कोताही उनकी है जिन्होंने 4 साल में पाकिस्तानी अवाम के साथ झूठ बोला, जिन्होंने सस्ते घर, नौकरियां, बेरोजगारी खत्म करने के वादे किए, और आज भी उनसे एक वादा पूरा नहीं हो सका। क्या हम भूल गए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी और बेच के मुल्क के कर्जे उतारने थे? क्या भूल गए हैं जब वो भैंसे बेचने के बाद, और हमने पॉलिसी ये दी थी कि हाँ, यहाँ से पैसे बढ़ेंगे और पैसे मिलेंगे, और हम अपनी जो कोताहियां हैं और जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे, जो हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे खत्म करेंगे। क्या वो आज खर्चे खत्म हुए? क्या आज गवर्नर हाउस के ऊपर बुलडोजर चले और वो पार्क्स बने? क्या 4 साल पूरे होने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी बना? देखिए, आज कुताई किसकी है? कुताई उसी बंदे की है जिसने आज से 1 साल पहले, जब पेट्रोल और एलएनजी लोएस्ट तरीन सतह पे थे और उसको खरीद नहीं सका, उसको हेज नहीं करा सका। चाइना, रशिया जैसे बड़े अमीर मुल्क जो थे, वो अपनी हेजिंग कर चुके हैं, अपनी एलएनजी सर्दियों की चीजें पूरी कर चुके हैं जो उनको नेक्स्ट ईयर विंटर में करनी है। हमने नाकामी, नाअहली की वजह से हम नहीं कर सके। गंदुम, 2 दफा आपने क्या सुना कि गंदुम सरप्लस है, गंदुम बाहर भेजेगी, गंदुम बाद में रियलाइज हुआ गंदुम तो कम थी, फिर महंगे दामों में बाहर से खरीदी गई। आज से 3 महीने पहले फिर वही सिलसिला होता है कि आप कहते हैं हमारे पास, आपको रशिया वीट ऑर्डर करता है $280 पर टन, और आपके मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास सरप्लस वीट है। और फिर जो ही सर्दियां करीब आने वाली शुरू होती हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि नो, वी डू नॉट हैव सरप्लस, और हम फिर खरीदते हैं $369 पर टन। ऑलमोस्ट $100 पर टन डिफरेंस आ गया। ये किसकी कोताही है? ये किसकी नाकामी है, किसकी नाअहली है? डॉलर जो रोज बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ा है कि आईएमएफ के महंगे दामों पे कॉन्ट्रैक्ट्स और उनसे निगोशिएट ना करना प्रॉपरली ऑन टाइम, हर चीज को ब्लेम करना दूसरों के ऊपर इज नो वे फॉरवर्ड। और उसी वजह से आज इनसे लोगों का एतबार उठ गया है। और लोगों का एतबार कैसे उठ गया है, नजर कैसे आता है? आपको नजर आता है बाई इलेक्शन से। इसका बैरोमीटर है बाई इलेक्शन। 12 बाई इलेक्शन में से 9 सिटिंग हुकूमत हार गई। कंटोनमेंट बोर्ड्स ऑलमोस्ट, ये जो हुकूमत है, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो हिस्ट्री में लोकल बॉडीज हार गए। अवाम की चीखें निकल गई हैं। लेकिन आज भी ये अपनी कोताही, अपनी गलती मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। हमें दुनिया ने आपको साइड पे कर दिया। अमेरिका आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सीपैक इज एट हॉल्ट बिकॉज ऑफ यू। टैपी एक चीज होती थी, टैपी में क्यों हम भूल गए? टैपी पाइपलाइन, सब कुछ टैपी उधर का उधर खड़ा हो गया। आपके तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुक गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की नाकामी, नाअहली। अब सबसे रिसेंट चीज, अब बीआरटी का जो डिसीजन आया है, वो दैट इज अनदर शॉक कि आपकी हुकूमत किस तरह
और कामों में अपनी एनर्जी तैयार करने के लिए और एनर्जी जाया कर रही है, लेकिन जो चीजें हैं उन पे काम नहीं कर रही। कि यहाँ हमारी हुकूमत ने, पीएमएलएन की हुकूमत ने आपकी 72 किलोमीटर्स में 3 बीआरटीज बनाई 92 बिलियन की, और ये एक बीआरटी 27 किलोमीटर की बना रहे हैं 105 बिलियन की। और उसमें कोर्ट क्या कहता है, पेशावर हाई कोर्ट उसमें क्या कहता है उसके ऊपर कि भाई के 75 बिलियन का डिफरेंस आ गया है। ये किसकी नाकामी है, किसकी नाअहली है? आप जिस चीज को इनके उठाएंगे, देखिए आप इनकी जिस चीज को उठाएंगे तो आपको उसमें कमी नजर आएगी, उसमें कोताही, नालायकी और उसमें झूठ नजर आएगा। और उसी बदनीयती की वजह से, उसी करप्शन की वजह से आज हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं। ठीक, नदीम साहब आपकी तरफ आते हैं। आप इस मौजूदा सूरत हाल में समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ कुशन देना चाहिए इस बात का कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल महंगा हुआ है, सो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, जिस तरह सेल्स टैक्स कम कर दिया है ऑन पेट्रोल, और इस तरह से दीगर और भी कोशिशें की जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ इसका कुशन देना चाहिए। गवर्नमेंट भी मजबूर है, गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और बिजली भी वो कहते हैं कि 1-2 रुपए का ही हमारा बस मुनाफा है। अली मुमताज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीचेस आप भी बड़े शौक से सुनाया करते थे। तमाम चैनल जो है वो बड़े शौक से सुनाया करते थे कि अवाम को वो कहते थे कि ये चोर है, ये पेट्रोल के ऊपर इतना सेल टैक्स ले रहे हैं, इतनी ड्यूटीज ले रहे हैं, और इसकी वजह से महंगाई जो है ये किसकी जेबों में जा रहा है। ये हमारे अल्फाज नहीं थे, ये पीटीआई की तमाम सियासत के अल्फाज थे कि जी मैं नदीम साहब यहाँ पर ये जरा ऐड कर दूं, जो आपने कहा ना कि हम भी दिखाया करते, चलाया करते, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा इसलिए हूँ क्योंकि उन बयानात ने हमें गुमराह किया है। नहीं चलो ठीक है, वो तो एक हमें गुमराह किया ना सर, हम सबको गुमराह किया। हमें सब्ज बाग ऐसे दिखाए जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं दिखाए थे। आफ्ताब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप इत्मीनान से मुझसे गिला कीजिएगा, और मैं भी आज फिर खुल के गिला करूंगा। बात को सुनकर कि आपने ये बात कही कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदा नहीं है, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए सर। शर्मिंदगी वाली बात अब आफ्ताब साहब आप सुनना चाहते हैं तो सुने। मैं अगर शर्मिंदा ना हूं तो मैं क्या करूं कि मैं जब पीएमएलएन के दौर में जाता था एक आम आदमी के पास, तो जाके उसकी राय पूछता था कि बताओ तुम क्या कहते हो, महंगाई है या नहीं है, हुकूमत से मुतमईन हो या नहीं मुतमईन हो। तो तब आपकी हुकूमत हमें शाबाशी दे, आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग हमें शाबाशी देते थे। और अब अगर हम जाके एक आम आदमी से अनएडिटेड जाके उसकी राय लेकर आते हैं तो आप हमें कहते हैं कि ये सारा हमने एडिट करके अपनी मर्जी से चलाया। इनको कवर नहीं मिला, इनको ये हालात नहीं मिले। आपने गलत बात की। सर बिल्कुल सही बात की है सर। आप क्यों कहते थे, क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त ये कहते थे कि जब वो अपोजिशन में थे कि अगर डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, इसका मतलब है कि हुक्मरान चोर है, करप्ट है। सर आप बताएं ना सर, क्यों कहते थे आप ये सब? आपका काम था कि आप मैं शर्मिंदा नहीं हूं तो मैं और क्या कहूंगा? अगर मैं अपनी किसी बात पे कल को अमल नहीं कर सकूंगा और मैं लोगों को मिसलीड करूंगा, मिसगाइड करूंगा, तो मैं खुद कहूंगा कि मैं शर्मिंदा हूं। लोगों से मैं कहूंगा जी मैं शर्मिंदा हूं, तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी तो और क्या होगा? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई इस बात का जवाब बनता है कि जब आप ऑपोजिशन में थे और हम पीएमएलएन के तमाम मामलात को दिखाया करते थे तो आप लोग शाबाशी देते थे, आप हमारे क्लिप्स को उठा उठा के अपने जलसों में लगाया करते थे। आप हमें कहते थे ये सच्ची बात बता रहे हैं, ये है हक की आवाज, ये है सच की आवाज, ये आप लोगों के फिक्रे होते थे। अब हम जाके आवाम से पूछ के अगर बता दें और आवाम कहे कि हाँ जी हम लुट के बर्बाद हो गए, हमारी नींदें उड़ गई, हमारी चीखें निकल गई हैं, तो आप हमें कहते हैं कि जी हम लोग जाकर ये फेक मीडिया, फेक न्यूज और ये सारा जाली और झूठ है। ठीक है, उस रिसर्चर की निकली है, ठीक है, उस रिपोर्टर की निकली है, जिनको आप 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। आप दे दें सर, आपको एहसास है, आप दे दें, आप दे दें, क्यों नहीं देते? मैं तो असेंबलियों में आपके एमएनएज नहीं जाते, तनख्वाहें आप लोग लेते हैं। क्या आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? असेंबलियों में क्या लेने जाते हैं आप? किसका पैसा है जो आपकी जेबों में हर महीने जाना होता है? जाके कम से कम असेंबली में तो बैठे, पार्लियामेंट के आप एहतराम की बात करते हैं, आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, असेंबलियों को आप कुछ समझते नहीं है, जाके असेंबलियों में बैठते नहीं है, तनख्वाहें आपने लेनी है। जी नदीम साहब, आपको शर्म नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए आपको। अली मुमताज साहब, पहली बात यह है कि आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा उन्होंने पॉजिटिव बात की है, लेकिन ये अलग बात है कि वो जज्बाती हो गई हैं, वो मेरे भाई, बड़े भाई की हैं। बात यह है कि मैंने बात की थी कि जो 100 चैनल चल रहा था, 100 का 100 चैनल उस वक्त अवाम की नुमाइंदगी कर रहा था। वो ये कह रहा था कि ये दोनों जमातें, इन दोनों जमातों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है। हम उस वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी ने कोई नुकसान नहीं किया। उस वक्त टेररिज्म थी, इस मुल्क में मैशत तबाह हुई थी,
लोग घरों से निकल नहीं कर पा रहे थे। हमारे अदारे अपनी वर्दियां चेंज करके सिविलियन वर्दी पहनकर बाहर निकलते थे। हमें धमकियां मिल रही थी, हमसाये ममालिक हमें धमकियां दे रहे थे। इन सब चीजों का हम मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें कहा जाता था ये करप्ट हुकूमत है। उसी में हमने गैस पाइपलाइन के भी मुआहदे किए, उसी में हमने सी पैक के मुआहदे किए, उसी में हमने ग्वादर के मुआहदे किए, उसी में हमने बहुत सारे मुआहदे किए। लेकिन बात यह है कि जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने, तो आपने खुद भी कहा, वो बात ठीक आपने की कि जितनी देर तक, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मोइन कुरैशी और शौकत अजीज जैसे लोग जब इस पाकिस्तान में मुसल्लत होंगे तो वो लोग अपने मफादात को देखेंगे, वो जिनकी नौकरी करते हैं उनके मफादात को देखेंगे और उसके बाद वो लूटेंगे और वापस चले जाएंगे, वो अपनी नौकरी पूरी करेंगे। इसी तरह आज इस गवर्नमेंट में इमरान खान साहब जो नारे लगाते थे, जो बातें करते थे, वो तो पूरी कौम के ऊपर अया हो गई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अया हो गई हैं। वो तो उनको पता चल गया कि इस शख्स के पास कोई नहीं है। लेकिन एक जो उसने जुल्म किया है वो ये किया है कि आफ्ताब जहांगीर जैसे लोगों को आगे लेकर नहीं आए, जिन्होंने अपनी आवाम को जवाबदेह होना है, जिन नुमाइंदों ने अपने लोगों के पास जाना है, जो महंगाई को फेस करते हैं और लोगों के ताने सुनते हैं, उन लोगों को अगर वो आगे लेकर आते, वो उनको बताते हकायक कि ये हकायक हैं, ये लोगों की आवाज है। जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होते हैं तो क्या लोग आपको बताने वाली बात होती है, और वो लोग होते हैं जिनके मफादात होते हैं, वो अपने एंगल से प्राइम मिनिस्टर को वहां पर बात बता रहे होते हैं। उन्होंने तो बैग उठाने हैं और चले जाना है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस सारे जो अमल है इसमें गरीब आदमी पिस गया है। आप देखें कि इमरान खान साहब को ये एहसास नहीं है कि 17,000 रुपए में कैसे लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। जो खाकरूब है वो कैसे अपना बच्चों को पाल सकता है, वो दवाई कैसे देगा, वो अपने बच्चों को बिजली का बिल कैसे देगा, स्कूल की फीसें कैसे देगा, वो कैसे गुजारा करेगा। अच्छा, बाहर जो बैठा हुआ खिलाड़ी होता है उसके लिए नदीम साहब मशवरा देना आसान होता है, लेकिन फिर भी आपने चूंकि हुकूमत भी की है तो आपको मामलात का समझ भी है, अंदाजा भी है। कोई राय दें, मसले का हल बताएं ना, क्योंकि हमारा मुश्तरका मसला है, तो गवर्नमेंट को आप राय दें कि तजवीज दें कि जी कैसे इस मसले में से निकला जाए। देखिए, पहली बात यह है कि अपनी नीयत को ठीक करें। आप तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, उनकी क़यादत, जो कि बदकिस्मती है वो इमरान खान साहब बैठ नहीं सकते। अपनी तमाम लोगों को, सीनियर क़यादत को अपने पास बिठाएं, टेक्नोक्रेट को साथ लें और बैठकर मसले का हल निकालें कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है। जब आप अकेले एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वो भी उन लोगों के साथ मिलकर सॉल्व कर रहे हैं जिनके मफादात बाहर है, आपकी अवाम के साथ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो डंक टपाओ के लिए आपके साथ हैं, तो फिर मेरे भाई कोई भी मशवरा दें, किसी किस्म का भी मशवरा दें, हम कामयाब नहीं हो सकते। ठीक, नदीम साहब हमें एक वक्फा लेना है, हमें नदीम साहब एक वक्फा लेना, बड़ी देर से मुझे कहा जा रहा है। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, आफ्ताब साहब, जब आप अपने हलके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और जब आपसे लोग मुलाकात करते हैं तो यकीनन अपने गिले शिकवे भी करते हैं, तो ये जो कीमतों में इजाफा और जो हालात हैं इस पर यकीनन आपसे कोई ना कोई तो बात वो करते होंगे, और अगर करते हैं तो क्या कहते हैं? देखिए अली, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं आज भी अपने हलके से भी होके आ रहा हूँ और मैं आपको अपनी वीडियो भी, तस्वीरें भी भेज दूंगा आज की, कि कितनी खवातीन थी मेरे ऑफिस के अंदर बैठी हुई। देखें, और मैं अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले का भी एक मैसेज आपको भेजूंगा जो मेरे हलके से आया। आपने अभी कुछ बातें की, मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, महंगाई अपनी जगह पर बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे लोग परेशान भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैंने आज एक साहब मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा यार क्या करूं बताओ। उसने कहा आफ्ताब साहब, आप हमारे स्कूल बेहतर कर दें कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट, हम अच्छे स्कूलों में तो नहीं भेज सकते, जो मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल हैं, जो कि दरमियाने दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें से अगर हम अपने बच्चों को हटाकर सरकारी अच्छे, हमारे हल्के के जो अंदर सरकारी स्कूल जो खंडर हो गए हैं, जिसमें गोस्ट टीचर है, स्टूडेंट्स में है नहीं, अगर वो बेहतर हो जाए तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हमारे अस्पताल, हमारी डिस्पेंसरी हैं जो हमारे घर के पास, जो जिनमें जानवर बंधे हुए हैं, वो अगर सही हो जाए तो हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी।
अगर हमारे पानी और सीवरेज का ये बाखुदा, मैं आपको बाखुदा कह रहा हूँ, मैं आपको लेकिन गलत बात मसला नहीं ये कर आफ्ताब साहब, ये वो मसाइल हैं अच्छा, जो कराची के हैं, और ये कराची के मसाइल कराची नहीं, सिंध गवर्नमेंट को हल करने हैं। जब ये कीमतों में इजाफा सुन तो ले, होता है तो इसका सवाल आपकी गवर्नमेंट मैं से विफाक में पूछा जाता है, तो वहां पर आप कैसे ये अच्छा सब अली भाई, यदि बदलेंगे? आप पूरी आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो शायद आपको मेरी जी बात जी। समझ में भी आ जाती। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, ये मसाइल अगर होते इससे लोगों को रिलीफ मिलता। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आफ्ताब भाई, हमारे रोजगार का इंतजाम किया जाए, ताकि हमारे घर में अगर एक आदमी कमाने वाला है, एक दूसरा भी आ जाएगा तो हमें जो है हमारी महंगाई में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है, जिसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। मैं क्योंकि देखिए, मैं कराची से मुंतखब हूँ तो पाकिस्तान का नुमाइंदा, लेकिन मैं इस वक्त काउंसलर से भी बदतर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गटर के ढक्कनों के ऊपर सियासत कर रहा हूँ कि मुझसे लोग गटर के ढक्कन मांग रहे हैं, मुझसे वो सीवरेज की नालियां मांग रहे हैं। मुझसे वो ये नहीं कह रहे कि आफ्ताब साहब आप कौमी असम्बली में जाएं, हमारे लिए कोई ऐसी कानून साजी करें कि जिससे हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाए, आने वाली हमारी नस्लों के लिए कोई बेहतर काम हो सके। तो क्योंकि जो काम सूबाई हुकूमत का या शहरी हुकूमत का था वो जब नहीं कर पा रही, तो वो यकीनन हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि हम उनके मुंतखब नुमाइंदे। अच्छा, अब मसला ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए रोजगार का इंतजाम किया जाए। हम उसके लिए कोशिश करते हैं, हम अपनी पार्लियामेंट में भी बात करते हैं, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में भी बात करते हैं, और अपने मिनिस्टर से भी बात करते हैं कि भाई अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो जहां आप दूसरों के लिए क्योंकि देखिए, पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर या बलोचिस्तान में सूरत हाल डिफरेंट है, कराची में और सिंध के अंदर सूरत हाल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, और क्योंकि फिर कराची ने हमें एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, तो हमारा हक बनता है कि हम उन्हें कुछ ना कुछ पे बैक करें। नुकसान आपका है सर, लिहाजा अगले 1.5 साल में, 3 साल में नहीं हो सका, अगले 1.5 साल में मसला कैसे हल करेंगे, ये जो भी आपने मसाइल अच्छा, गिनवाए हैं? इंशाल्लाह ताला अली भाई, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और आप भी मौजूद हैं। अगर जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, देखिए मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं बात ईमानदारी से कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, जो हमें ब्रीफ किया जा रहा है, अगर हम सही मानों में उनको इम्प्लीमेंट कर सके तो आप यकीन रखें कि हम पहले से ज़्यादा अक्सरियत से आएंगे। लेकिन अगर वो भी हम ना कर सके तो फिर हमें जो है, आपको भी पता है, फिर जो कौम के जिसके साथ जो सलूक करती है वो सबको पता है। ठीक, दानियाल साहब आपकी तरफ आते हैं। मसाइल जो मौजूद हैं उनको हल तो करना चाह रहे हैं, जैसे कि आफ्ताब साहब ने अपने हलके का बताया कि आफ्ताब साहब के हलके के लोग उनसे जो गिले शिकवे करते हैं या जो मुतालबात करते हैं वो क्या है। आपकी नज़र में क्या गवर्नमेंट आने वाले अरसे में अपने मामलात को ठीक कर सकेगी? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात की बात होती है तो एक बयान तो वो भी मेरे भी जहन में आ रहा है कि जब उन्होंने कहा है कि जी मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब आगे मामला ठीक होंगे, लेकिन वो मामला ठीक होने के बजाय मजीद खराब हो जाते हैं। देखिए भाई, आप किसी भी बीमारी का जो हल है ना, मैं भी इससे पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ चीमा साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ भी उनको ये समझाने की कोशिश, किसी भी बीमारी का हल तब निकल सकता है या इलाज तब निकल सकता है जब आप एक्सेप्ट कर लो बीमारी। आप एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर ये बीमारी है, ये आप इसको ठीक करने का ये तरीका है। इनके वज़रा, इनके मिनिस्टर्स मुझे बताएं कि वो कहाँ बैठ के मान रहे हैं कि हमसे गलती हो रही है। वो कहाँ बैठ के मान रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन 24% पे है। वो कहाँ बैठ के मान रहे हैं कि जो आपका कैमरामैन है, जो आपके घर पे काम करने वाला है, जो हमारे साथ लोग हमें असिस्ट करते हैं, जिनकी 25-25 हजार रुपया तनख्वाह है, 24-24 हजार रुपया तनख्वाह है, वो घर पे अपने महीने का बजट नहीं बना सकते। 20-20 रुपए जब पर यूनिट बढ़ गए तो आप कैसे बिजलियों के बिल देंगे? अभी उस एक प्रोग्राम पे इनके सीनियर वज़रा ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपका 50 रुपए से ज्यादा आपका पर केजी आटा हो। मैंने चेक करवाया, एक यहाँ स्टोर है पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर, इस्लामाबाद स्टोर, वहां 75 रुपीज पर केजी है, और जो एक 20 केजी का त्रोड़ा है जो हमारे हुकूमत में 650 रुपए का था, वो आज 1560 के अंदर बिक रहा है। मैं तो 1450 कहता उस प्रोग्राम में, वो 1560 रुपए का बिक रहा है। जब ये अपनी गलती और कोताहियां मानने के लिए नहीं तैयार, जब ये अपनी चीजें अपनी सिम्त करने के लिए नहीं तैयार, तो इनका इलाज कैसे करें? नहीं, लेकिन वो ये तो कहते हैं, हमें एहसास भी है, और ये भी कहते हैं कि महंगाई है, हम मानते हैं महंगाई है। तो महंगाई है तो करप्शन क्यों नहीं मानते? करप्शन है, महंगाई है, इनकॉम्पिटेंस है, तो घर जाए भाई। आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि करप्शन, सीपीआई इंडेक्स जो इंटरनेशनल करप्ट ममालिक की इंडेक्स है, जो कहती है कि कौन सा मुल्क कहां फॉल करता है, हमारे अदवार में जिस साल हम गए 180 मुल्कों में हमारी फैज थी 119। आज 4 साल गुजरने के बाद ये 224 पे चले गए हैं, 6 पॉइंट ऊपर चले गए हैं। इनकी करप्शन इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, चीनी आटा माफिया इनके इर्द गिर्द है, हुकूमतें वो चला रहे हैं,
ब्लैकमेल वो करते हैं और उनके वुज़रा डटाई से आके झूठ बोलते हैं, तो मुझे बताएं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हाउ कैन यू ब्लेम एनीवन एल्स व्हेन योर ओन प्राइम मिनिस्टर ब्रिंग्स द डिस्कशन टू सो, मतलब ब्रिंग्स इट सो लो कि आप डिस्कस वो छोड़ के आप दूसरों के किरदार और उनको डिस्कस करने शुरू हो जाते हैं। आज पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक चीज चाहती है कि वो महंगाई का हल हो, डॉलर की जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करें। Daniel sir, do you foresee things getting better in the coming months, या आपको लग रहा है कि मजीद खराब होनी है, खुदा ना खास्ता? सर ये आप दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल कि जो ये IMF से अभी साइन करके आए हैं, आपका डॉलर, राइट माय वर्ड्स अली भाई, कि आपका डॉलर विल बी पार्क्ड एट 185 बिफोर द विंटर इज ओवर, 185, और आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 28% पे चलेगी, 28% पे और इंक्रीज होगा फूड इन्फ्लेशन। वी विल बी स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट वेयर कायरो वाज आफ्टर रिमूविंग क्या नाम था, हुस्ने मुबारक, आफ्टर डेकेड्स। आफ्ताब साहब क्विकली जरा इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्विकली जरा प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने नदीम साहब की तरफ जाना है। इस रीजन में हर कोई पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म करेगा, वो तालिबान हमसे बेहतर परफॉर्म करेंगे और हम भाई यहाँ के वहां याद जी आफ्ताब साहब, इन्होंने अपनी सिम सही ना की तो पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क की मैशत के लिए तबाही है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि यकीनन हमें मालूम है कि मुश्किल है, हम ये इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जो हालात हमें इंटरनेशनली भी मिले, देखिए अली भाई, ये हालात आपने कभी अपनी जिंदगी में फेस किए कि इस किस्म की कोई वबा? हमने सुनी जरूर है कि बचपन में कोई ऐसी वबा आई थी दुनिया के अंदर, लेकिन जो हमने लेकिन आफ्ताब साहब, वो अभी दानियाल साहब कह रहे थे थे ना, जो मैंने भी पहले बात की कि आपकी जो है वो फॉरवर्ड बाइंग होती है, आपने जब सस्ता था तब आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? देखिए अली भाई, मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी कि ये हम पर, मुंतखब लोगों पर ये जिम्मेदारी तो आती है क्योंकि हम हुक्मरान हैं, लेकिन अगर हमारी टीम जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जो कि 30-30 साल सर्विस करती है, अगर वो ये आके कहते हैं, मैं क्योंकि जाती तौर पे इन सब चीजों से वाकिफ हूँ, कि अगर वो ये कहते हैं कि जी आफ्ताब साहब हम कह रहे हैं और ये मेरे साहब ये बात नहीं मान रहे, खुदारा ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दें कि जी फॉरवर्ड बाइंग करें, लेकिन वो ऐसी बात नहीं करते। वो क्योंकि देखिए हम टीम के साथ चलते हैं, आप भी जैसे टीम के साथ चलते हैं, आपका रिसर्चर है, आपका कैमरामैन है, आपके साथ सिस्टम है, अगर आपकी टीम आपके साथ ताउन नहीं करेगी, आप कितने भी ज़हीन क्यों ना हो, तो फिर सर उनको रियायत क्यों देते हैं? NRO क्यों देते हैं? NRO क्यों देते हैं? मजबूत हो जाता है। NRO क्यों देते हैं? ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ आप हम पर डाल रहे हैं। अगर फॉरवर्ड बाइंग की और ये सब चीजें जो है, तो मैं तो ये बात उठाऊंगा, ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी रखूंगा कि ये सारी चीजें उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए। सर फिर उनको NRO क्यों देते हैं? पूरे प्रिविलेज दे रहे हैं किसको? ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है, नैब ऑर्डिनेंस आया है, उसके अंदर आपने NRO दे दिया। सर हमने नहीं दिया, ये वही तरमीम है जो ऑपोजिशन चाहती थी, लेकिन देखें बात ये है कि हम इनसे कहते हैं कि जी हमारे साथ बैठे, लेकिन ये कहते हैं कि आपने बैठना उनके साथ चाहते, क्योंकि जो ऑलरेडी मुलजिम है, जो जिनके ऊपर इल्जामात हैं, अगर हम कहते हैं उसके बदले में कोई और बिठा दो। फिर पार्लियामेंट के अंदर आप आए, पार्लियामेंट में कभी आपने, अली भाई आप कवर करते हो, कभी इनको आपने देखा कि इन्होंने कोई तजावीज दी हो? जो आप बात कर रहे थे इनसे, कभी इन्होंने भी कोई तजावीज दी? ये तो जरूर कहते हैं कि जी बैठ जाते हैं, मिलकर बैठते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि जी ठीक है, अगर आपको किसी एक बंदे पर इख्तलाफ है तो उसको छोड़कर बाकी तो लोगों के साथ बैठा जा सकता है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत हो रही होती है। क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू नदीम साहब। कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। देखें आवाम के मसाइल के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट की नदीम साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारा इंजाम भी वही होगा जो मार्जिन की हुकूमतों का हुआ है। अनफॉर्चुनेटली नदीम साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है और प्रोग्राम को भी मुझे क्लोज करना है। नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आफ्ताब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दानियाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।